टाइप्स ऑफ शेयर्स की डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास शेयर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहलाते हैं जो हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, जिनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स कह रहे होते हैं, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं। उसके बारे में देखते हैं। तभी तक जितनी भी हमने बात की है, जितनी भी हमने अकाउंटिंग की है, जितना भी हमने डिस्कस किया था वो ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक था। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक क्या होते हैं क्या नहीं होते। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मतलब जो डिफरेंस होता है, जिनको प्रेफरेबल ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं, वो किस चीज़ का होता है। बेसिकली इनको जब डिविडेंड दिया जाएगा, वो डिविडेंड जो है वो प्रेफर करके दिया रहेगा। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देने आएगी, कब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जो सबसे पहले डिविडेंड दिया होगा वो किसको दिया जाएगा, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनको दिया जा रहा होगा। उसके अलावा जब भी कंपनी फ्यूचर में लिक्विडेट होगी, लिक्विडेट होते हुए जो सबसे पहले जिनको एसेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उस वक्त भी इनके पास जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, वो प्रेफरेबल ट्रीटमेंट जो है वो हम यहाँ पे लेकर चल रहे होंगे। उसके अलावा इनको जो डिविडेंड मिल रहा होता है नॉर्मली वो फिक्स रेट में जो है वो मिल रहा होता है। एक डिटर्मिनेंट होता है, प्री डिटर्मिनेंट रेट है। तो उस प्री डिटर्मिनेंट रेट के ऊपर इन्हें क्या मिल रहा होगा, डिविडेंड मिल रहा होता है। तो इनको ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ डैट कि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं इन्हें हमेशा जो चीज़ मिलती है वो होती है लेफ़्ट ओवर, जो बच जाती है, जो हमारी बाकी होती है, वो इन्हें क्या मिलती है, वो इनको चीज़ मिल रही हो। मतलब अगर प्रॉफिट्स में से फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 1,000 रुपये का, उस 1,000 रुपये में से जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 100 रुपया या 200 रुपये जितना ही बनेगा वो हम लेस करवाएंगे। ये जो रिमेनिंग होगा 800 रुपया, ये किसको मिलेगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिल रहा होगा। जब हम कंपनी वाइंड अप करेंगे, वाइंडिंग अप के ऊपर भी पहले हम किससे पे करेंगे, पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहे होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो किसको पे की जाएगी, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पे की जाएगी। तो हमने लेके चलना होता है। अब नॉर्मली हमने सारी डीलिंग जो है वो किसके मुतालिक करनी है, वो हमने प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक करनी है कि ये हमारी ऑर्डिनरी शेयर्स के मुतालिक करनी है, क्या है क्या नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का भी हमें एक पर्सपेक्टिव जो है वो देखना होगा। हमें इसका एक पर्सपेक्टिव लेके चलना होगा कि यार ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, टाइप्स क्या है, वो हमें एक पर्सपेक्टिव पे उनको लेके चलना पड़ेगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप अगर देखें तो इसको भी हमने दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द डिविडेंड डिक्लेरेशन। हमने इनको कैटेगराइज किया हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूँगा प्रेफरेंस डिविडेंड की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूं तो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे हैं हमारे पास जिसे हम कह रहे होते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक हमारे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, दूसरे हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिमेंबर, ये चीज़ लिखते जाइएगा, ये साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर आपने ये चीज़ जो है ये नोट डाउन करनी है, इनको रिकॉर्ड करना है कि जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी। ये क्या होंगे, ये जो आपकी इक्विटी है ये आपकी इक्विटी का पार्ट बन रहे होंगे। मतलब हम इसे शेयर्स के तौर के ऊपर ही क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। डिविडेंड फिक्स होगा, ये सारा कुछ है, बट ये क्या होगा, ये हमारे शेयर्स का पार्ट बनेंगे, ये हमारी इक्विटी में ट्रीट हो रहे होंगे। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं ये नाम के शेयर्स हैं, बट ये इक्विटी का पार्ट नहीं बनेंगे, ये हमारी जो है वो लाइबिलिटी बन रहे होंगे। अब इसको ज़रा समझिएगा ध्यान से, मुझे आपने इस चीज़ का रिस्पॉन्ड भी करना है, जवाब भी देना है। एक कंपनी ए है, कंपनी ए जाती है बैंक के पास और बैंक से लोन लेती है 1 मिलियन का। बैंक से 1 मिलियन का लोन लिया, रेट जो है वो कितना है, 10% है, और लोन लिया है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वापस कर देगी। इसका मतलब कंपनी हर साल जब कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बना रही होगी, तो उस वक़्त हर साल 1 लाख रुपया क्या कर रही है, वो इंटरेस्ट अपना कॉस्ट चार्ज कर रही है, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4 में, ईयर 5 में, और 5 सालों के बाद इसको लोन को वापस करना है। तो अगर ये सिनेरियो हो,
आप इस सब को लोन ही ट्रीट करते हैं, आप इस सारे को लोन ही समझते हैं ना, ये लोन ही है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इररिडीमेबल का मतलब है जो कभी भी वापस नहीं होंगे। इररिडीमेबल का मतलब क्या है? जो कभी भी वापस नहीं होंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि ये हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए शेयर्स दिए, ठीक है, हम इनको फिक्स रेट के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद लोग आएंगे, हमें ये शेयर्स जो हैं वो वापस करेंगे और हम उसे क्या कर देंगे, हम उसको उसके बदले में जो भी अमाउंट बनती है, जो भी रकम बनती है, वो हम उसको क्या दे देंगे, पे कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके साथ चीज़ें जो हैं वो लाइक आपकी नॉलेज में आ जाए। कंपनी ए ने इशू किए हैं 1,00,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एट 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। दे विल गिव अ डिविडेंड एट 10%। शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 5 ईयर्स। अब इसमें देखें आप, कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स दिए 10 रुपये के लिहाज से, तो कंपनी को कितने पैसे मिले हैं, कंपनी को 10 लाख रुपया मिला है। कंपनी हर साल इसके ऊपर फिक्स रेट पे ये डिविडेंड पे कर रही है 1,00,000 रुपया, और 5 साल के बाद ये लोग आके कंपनी को शेयर वापस करेंगे और कंपनी इनको ये अमाउंट वापस कर देगी। अब ये कहानी और ये कहानी, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर ये लाइबिलिटी है तो ये भी तो लाइबिलिटी होगी, बिकॉज ये भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, वो भी बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, ये भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। बैंक से लोन लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए लेते हैं, बाद में हमने बैंक को पे बैक करना होता है। यहाँ पे भी हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, 5 साल के लिए हैं, 5 साल के बाद हमने अवाम को रकम वापस कर देनी है, उनसे शेयर वापस ले लेने हैं। बैंक में भी आप फिक्स रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जो सूद होता है, यहाँ पे भी आप फिक्स एक परसेंटेज में डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम है। तो इसलिए जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये किसका पार्ट बनते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी का पार्ट बनते हैं, ये कभी भी इक्विटी का पार्ट नहीं बनते। और जिसके ऊपर हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं, ये एक्चुअल में डिविडेंड नहीं होता, बल्कि ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट होता है, ये मेरा इंटरेस्ट होता है, इसको हम एज इंटरेस्ट के तौर के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। अब अगली टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स की, उसको ज़रा हम देखते हैं, वो है क्यूमुलेटिव। ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स की ये वाली टाइप जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है जी हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और दूसरे हैं हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक है हमारे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरे हैं हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वाली चीज़ जो है ये डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम पास पेपर्स आपके साथ शेयर करूँगा उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, आपको लाइक समझ आएगी कि यार ये प्रैक्टिकली पेपर के पर्सपेक्टिव से ये वाली टाइप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? अब इस चीज़ को ना ज़रा फोकस होकर सुनिएगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में बुनियादी तौर के ऊपर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे है डिफरेंस डिविडेंड की पेमेंट का। देखें, कंपनी जो है वो पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है और फिर जो है वो डिविडेंड की क्या करती है, पेमेंट कर रही होती है। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही ना किया हो तो कंपनी डिविडेंड पे भी नहीं करते। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में ना आप ये बात लिख लें कि व्हेन डिविडेंड इज़ डिक्लेयर्ड, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसी साल हम क्या करेंगे, उसी साल इसका ट्रीटमेंट जो है वो, जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस साल ही हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे, उस साल ही हम उसको डिविडेंड पे कर रहे होंगे। नो डिविडेंड डिक्लेयर, अगर आपने कोई किसी किस्म का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो हम उसके वक़्त भी कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, हम कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं लेंगे। ये बात समझ आई? इसमें क्या है, इसमें अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ
तो इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसमें तो है ना, देखें फॉर एग्जांपल अगर 2020 में डिविडेंड नहीं दिया, ख़त्म। अगर 2021 में डिविडेंड नहीं दिया, ओके। 2022 में डिविडेंड नहीं दिया, ओके। अगर 2023 में डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इस नॉन कम्युलेटिव में सिर्फ 2023 का ही ट्रीटमेंट होगा, सिर्फ 2023 का ही ट्रीटमेंट जो है वो लिया रहेगा। मतलब जिस साल जो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे सिर्फ वही पे किया रहेगा। जो माजी का डिविडेंड है अगर वो नहीं डिक्लेयर किया तो वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, वो आपको नहीं मिलना, वो आपको नहीं मिलना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखें कि अगर 2020 है और 2020 में अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ओके। 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ओके। 2022 में भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, ओके। अगर 2023 में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो 2023 में क्या होगा, इन 3 सालों का और ये वाला इन 4 सालों का इकट्ठा डिविडेंड जो है वो पे किया जाएगा। तो ये है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, जिसमें हम डिविडेंड को जमा कर रहे होते हैं। तो पेपर में हम क्या देखते हैं, पेपर में हम देख रहे होते हैं कि कम्युलेटिव है कि नॉन कम्युलेटिव है। देखिए पेपर में वो स्पेसिफाई करेगा कि ये नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं कि कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो हम प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लास्ट में लेके चलेंगे। इसका सवाल में एक ट्रीटमेंट याद रखिएगा कि अगर उसने कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स गिवन कर दिया, अब वो कुछ बोले या ना बोले, हमने डिविडेंड का ट्रीटमेंट हमेशा लेना है। ये मैंने बात आपको आगे जाके ईपीएस में नहीं बतानी, ईपीएस के पर्सपेक्टिव से ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। देखिए कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या था, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर एग्जामिनर कुछ भी ना कहे ना, हमने डिविडेंड का फिर भी ट्रीटमेंट लेना है। क्यों? बिकॉज हम डिविडेंड पे करें ना करें, हम तो उसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। जब पे करेंगे, जिस साल पे करेंगे, हम सारा ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो कम्युलेटिव का तो भाईजान ये होता है बीच में। और नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, जिस साल हम डिक्लेयर करेंगे उसी साल पे करेंगे, जिस साल डिक्लेयर नहीं किया उस साल हम पे नहीं कर रहे होंगे। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स के मुतालिक। ये सबको क्लियर है? अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, कि जो ओनर और कंपनी के दरमियान ट्रांजैक्शन हो रही है वो तो शेयर्स के मुतालिक है कि अगर कंपनी शेयर इशू करेगी तो ओनर शेयर बाय करेंगे, ओनर का शेयर कैपिटल बढ़ेगा, कंपनी के पास बैंक आएगा। तो ये जो है ये बिटवीन ओनर एंड कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शन जो हो रही होती है। इसमें हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स है, वो इन्वेस्टमेंट होती है बाय शेयर होल्डर्स। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स देखा, इररिडीमेबल शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल शेयर्स होते हैं। इररिडीमेबल शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, रिडीमेबल शेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये नॉन करंट लाइबिलिटी के तौर के ऊपर हम इसे ट्रेड कर रहे होते हैं। और शेयर कैपिटल क्या होता है कि जो भी हमारे पास टाइप ऑफ शेयर है उसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, उसकी टोटल अमाउंट हमारे पास शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रही होती है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, जब हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं तो शेयर्स के ऊपर हमने क्या पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है। हमने क्या करना होता है, पे डिविडेंड पे करना होता है। अब एक चीज़ ना यहाँ पे बच्चों के, मैं मतलब FAR 2 में बच्चों को देख रहा होता हूँ तो वो बड़ा ब्लैंक और बड़ी ब्लंडर मार रहे होते हैं। समटाइम्स वे क्या करते हैं, जब वो डिविडेंड का रेट लगाते हैं तो वो नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर रेट लगा देते हैं। दैट इज़ गलत। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कहती है कि कंपनी 10% डिविडेंड पे करेगी, तो ये जो जिस दिन डिविडेंड पे हो रहा होगा उस दिन जो शेयर कैपिटल होगा, जो शेयर कैपिटल की अमाउंट होगी उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ये डिविडेंड जो है वो लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और 10 रुपये का एक शेयर है फेस वैल्यू, तो शेयर कैपिटल के साथ कितना बनेगा, 1 मिलियन का। अगर कंपनी कहती है कि मैंने 7% डिविडेंड पे करना है, तो हम इस शेयर कैपिटल, ये जो मेरे पास शेयर कैप है, इसका 7% लेंगे, जो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 70,000। 70,000 जो है वो डिविडेंड कंपनी पे कर रही होगी। तो ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो अमूमन क्या कर रहे होते हैं लोग, जो है वो गलती कर रहे होते हैं। इज़ दैट क्लियर? उसके बाद डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड का ऑर्डर होता है। जब भी हमने डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड सबसे पहले हम पे करेंगे जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको।
अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी पहले जाएगा आपके पास कम्युलेटिव वालों को, उसके बाद आनी है बारी नॉन कम्युलेटिव वालों की, उसके बाद जो बचेगा डिविडेंड वो किसके पास जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वालों के पास जाएगा। कम्युलेटिव वालों का डिक्लेयर हो या ना हो, हमने अगर कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव पे हमने ऑलवेज ट्रीटमेंट जो है वो लेना ही लेना है। नॉन कम्युलेटिव जो है जब वो डिक्लेयर होगा हम उसी वक्त उसका ट्रीटमेंट लेंगे, अदरवाइज़ जो है हम उसे क्या कर रहे होंगे, अदरवाइज़ हम उसको इग्नोर कर रहे होंगे। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। उसके बाद जो डिविडेंड की दो टाइप्स हैं हमें पता है, एक इंटरम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर डिक्लेयर होगा, तो जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। और फाइनल डिविडेंड हमेशा साल के एंड पर डिक्लेयर होगा और वो अगले साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। ये भी सारी हमने डिस्कशन कर ली हुई है। उसके बाद शेयर कैपिटल के मुतालिक ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये बस आपने इसको रीड ही करना है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है कि ये वो मैक्सिमम शेयर कैपिटल की अमाउंट है जो हमने कंपनी को अलाउ की हुई है कि आप इतना शेयर कैपिटल जो है वो क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अपने थ्रू आउट लाइफ में। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है कि उसमें से कंपनी ने अभी तक कितना इशू किया है वो हमारे पास क्या होगा, वो मेरा इशूड शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। उसके बाद सब्सक्राइब के जो कंपनी ने इशूड शेयर कैपिटल किया है उसमें से इन्वेस्टर्स ने कितनी अमाउंट अभी तक ले ली है, कितना शेयर ले लिया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। और पेड अप क्या होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हो जाती है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें देखी हैं। उसके बाद है शेयर प्रीमियम, ये भी हमने पढ़ लिया। शेयर प्रीमियम क्या होता है कि शेयर को उसकी वैल्यू से महंगा बेचना, ऊपर वाली अमाउंट पे बेचना, ये शेयर प्रीमियम होता है। और रिडेम्पशन क्या होता है, रिडेम्पशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस राइट नाउ। रिडेम्पशन क्या होता है कि अपने ही शेयर जो हैं जो आपने कंपनी इशू किए हैं उनको वापस ले लेना, ये हमारा क्या कहलाता है, रिडेम्पशन कहला रहा होता है। फिर बोनस शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री में शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो बोनस शेयर दिए जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या कंपनी कर रही होती है, इसमें कंपनी जो अपने रिजर्व्स हैं, जो कंपनी के रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करवा रही होती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा बोनस शेयर कहला रहा होता है। और राइट इशू क्या होता है, राइट इशू आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट वैल्यू से कम कीमत के ऊपर शेयर दे रहे होते हैं, ये हमारे राइट इशू कहला रहे होते हैं। अब ये सारी एंट्रीज भी हम देख आए हैं। अगर हम नॉमिनल वैल्यू पे फेस वैल्यू से इशू कर रहे हो, क्या एंट्री होगी, 1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब से, द बैंक डेबिट 1 मिलियन से, शेयर कैपिटल 1 मिलियन से क्रेडिट होगा। और असूल जो है शेयर कैपिटल हमेशा किसके ऊपर होता है, जो हमारी फेस वैल्यू होती है शेयर कैपिटल हमेशा उसी से क्रेडिट हो रहा होता है। अगर प्रीमियम पे है मतलब 1,00,000 शेयर जो हैं 10 रुपये का एक है, अगर 27 रुपये के इशू किए हैं तो बैंक हमारा टोटल अमाउंट से होगा। मतलब अगर मेरे पास 1,00,000 शेयर्स हैं, 1,00,000 को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 27 लाख से मेरा बैंक जो है वो डेबिट होगा। शेयर कैपिटल हमेशा मेरा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। अगर मेरे पास 1,00,000 शेयर्स हैं, अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 1 मिलियन बनता है, ये मेरा शेयर कैपिटल होगा। और जो रिजल्टेड है, रिमेनिंग है, वो कहाँ जाएगा, शेयर प्रीमियम पे। ये भी हमने एंट्री जो है सीखी हुई है। फिर डिस्काउंट पे हमने देखा था कि डिस्काउंट ऑन शेयर जो है वो हम प्रीमियम पे और रिटेन अर्निंग पे चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये हमारी सारी थी ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। अब हम बात करेंगे नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर, जिसको हम लेकर चल रहे। अब इसमें कुछ रिजर्व्स वगैरह की बात करेंगे, रिजर्व्स क्या होते हैं क्या नहीं होते उसको ज़रा देखेंगे। ये जो चीज़ है ना कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, ज़रा इस चीज़ को देखिएगा, इस इक्वेशन को ज़रा देखिएगा क्या है क्या नहीं है। देखिए एक है हमारे पास, जब इक्विटी की बात कर रहे हैं तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आती हैं, ए बी और सी। शेयर कैपिटल की क्या हमारे डिटेल डिस्कशन होगी कि शेयर कैपिटल क्या है क्या नहीं है, इसकी डिटेल डिस्कशन होगी हमारी, सबको समझ आ गई है क्या होता है क्या नहीं होता। अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो है रिजर्व्स का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व, मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व। अब रिजर्व्स जो हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है हमारे पास कैपिटल रिजर्व्स और दूसरे हैं हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व। देखिए रेवेन्यू रिजर्व्स वो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इन रिजर्व्स में से जो हमारे पास शेयर होल्डर्स होंगे
हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उनको पेमेंट कर सकते हैं, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें से हम रकम तकसीम कर सकते हैं। और जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व होते हैं ये कैपिटल रिजर्व है, इसमें से हम कभी भी कोई चीज़ नहीं देंगे शेयर होल्डर्स वगैरह को। इसमें आता है शेयर प्रीमियम और आता है रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, हम आगे जाके अगले वीक में जब IAS 16 पढ़ रहे होंगे वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता। बस यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना है कि हमारे पास दो तरह के रिजर्व है, एक है हमारे पास शेयर प्रीमियम और दूसरा है हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें से कभी भी कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है। हाँ, जो बाकी रिजर्व्स हैं जैसे रिटेन्ड अर्निंग हो गई, जनरल रिजर्व हो गए, या किसी एसेट के लिए, किसी एक्सपेंस के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए हमने रिजर्व रखे हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, उसमें से हम अमाउंट जो है वो दे सकते हैं। जैसे डिविडेंड वगैरह की पेमेंट जो है वो रेवेन्यू रिजर्व से हो रही होती है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग से हो रही होती है। अब दूसरा हमारे पास है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है, ज़रा इसका मैं टी अकाउंट बना देता हूँ आपको, इसका लेजर अकाउंट ज़रा मेरे से देख लीजिएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं, हमारे रिजर्व्स हैं, हम अपने प्रॉफिट्स कमाते हैं, प्रॉफिट्स में से अमाउंट साइड पे करते जाते हैं, फिर उसी में जब डिविडेंड पे करना होता है, हमने डिविडेंड पे करना होता है, तो ये रिटेन्ड अर्निंग का हमारे पास अकाउंट बनेगा। ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेबिट साइड, ये आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट साइड। अब जो भी हम पैसे कमा रहे हैं उसको हम इकट्ठा करते जा रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ये आ जाएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास ये है और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ये है। फिर जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, जो फॉर द ईयर हम कमाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, वो कहाँ आता है, रिटेन्ड अर्निंग में आ रहा होता है। हम रिटेन्ड अर्निंग में जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाएंगे वो किस में डाल देंगे, रिटेन्ड अर्निंग में डाल रहे होंगे। फिर हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग में भी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बात बताऊँगा ट्रांसफ़र की, इसकी रीज़न जो है वो मैं जाके आपको IAS 16 में बताऊँगा। एक 3-4 दिन के लिए अपने आप को आपने होल्ड रखना है रीजनिंग के लिए भी, बस ये याद रखना है कि हम हर साल रीवैल्यूएशन से उठा के रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो ये होगा जी ट्रांसफ़र फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारा जो है यहाँ पे आ रहा होगा। उसके अलावा जो रिटेन्ड अर्निंग से किसी दूसरे रिजर्व में हम देख रहे होंगे, हम कोई स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं किसी एसेट्स के लिए, तो वो सारा कुछ जो है हमारा यहाँ पे जा रहा होगा। तो जो अदर रिजर्व में हम मूवमेंट कर रहे होंगे रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकाल के, वो हम यहाँ पे दे देंगे। और जो डिविडेंड वगैरह है, डिविडेंड वगैरह की पेमेंट भी जो है वो हम यहाँ से कर रहे होते हैं। देखिए, अगर हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं, अगर आपको याद हो हमने बोनस की बात की थी, अगर हम बोनस शेयर्स दे रहे हैं और बोनस को हम एज आ डिविडेंड के तौर के ऊपर दे रहे हैं, हम बोनस को एज अ डिविडेंड के तौर के ऊपर दे रहे हैं, तो बोनस शेयर्स जो हैं वो भी किस में से इशू होंगे, रिटेन्ड अर्निंग से होंगे। मैं बोनस एज अ डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ इशू होगा, वो यहाँ से इशू हो रहा होगा। उसके अलावा अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे वो भी किस में से होगा, रिटेन्ड अर्निंग में से हो रहा होगा। तो ये आपके सामने एक फुल फ्लैज जो है वो रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट जो है आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इस डिविडेंड के बारे में ज़रा याद रखिएगा कि जब हम डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि मेरे पास आ जाएगा डिविडेंड का एक हम टी अकाउंट बनाते हैं, वो होता है हमारे पास डिविडेंड पेएबल का। हम एक टी अकाउंट बनाते हैं डिविडेंड पेएबल का, उसमें आ जाएगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमारे पास डिविडेंड पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है वो। ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ये जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, यहाँ पे जो इन्होंने अनाउंस किया वो हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर जो डिविडेंड हमने एक्चुअल में पे किया होगा, डिविडेंड पेड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर निकल रही होती है नॉर्मली। तो ये दो अकाउंट जो हैं ये आपस में इंटरलिंक अकाउंट है, इन्हें क्या करना होगा, इन्हें आपको देखना होगा। ये टी अकाउंट्स जितनी मैंने आपको बताई है ना, ये बातें नोट कर लो, ये बातें आपकी यहाँ भी काम आनी है, ये बातें आपकी ईपीएस में भी काम आनी है, और जब मैं कैश फ्लो करवा रहा हूँगा तो वहाँ पे जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे भी ये चीज़ काम आ रही होगी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से मैं बार बार एक चीज़ इस सेशन में आप लोगों के साथ रिपीट नहीं करूँगा। अगर मैं आपको आज लॉजिक समझा रहा हूँ, आज मैं आपको अकाउंट समझा रहा हूँ, तो मैं आगे जाके इस अकाउंट को कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो इसको नोट कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बताएं। चलें जी, आगे हमारी सारी डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होती है।
मैंने ये कैपिटल रिजर्व की बात कर दी है, ये हमने पता है क्या होते हैं क्या नहीं होते। शेयर प्रीमियम जो क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसकी डिस्कशन हमने कर ली कि क्या है क्या नहीं है। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, जब हम नॉन करंट एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं तो अब उसकी वजह से जो हमारा सरप्लस आ रहा होता है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस कहला रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसेट 10 का था, उसकी कीमत 10 से बढ़ के 15 होगी, तो जो 5 रुपये का इजाफा आया है ये आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस कहला रहा होता है। इसकी डिस्कशन आई है 16 में है, चूँकि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो इसकी एंट्री होगी, जो इसकी एडजस्टमेंट होगी, हम उसी को लेके चल रहे होंगे। प्रीमियम हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता, ये हमने डिस्कस कर ली हुई है। अच्छा, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये जो आपको यहाँ पे 3 बुलेट्स नज़र आ रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि शेयर प्रीमियम का यूज़ क्या है, या बताएं जी शेयर प्रीमियम में से कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं हम चार्ज कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी तक कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हैं आपके बिजनेस स्टार्ट करने के, वो आप शेयर प्रीमियम से निकाल सकते हैं। तो अगर आपने शेयर इशू किए हैं, अगर आप इशू शेयर्स कर रहे हैं, तो जो भी आपने कमीशन पे की है, डिस्काउंट वगैरह पे की है, मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है, वो आप शेयर प्रीमियम में चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप शेयर रिडेम्पशन कर रहे हैं और रिडेम्पशन के वक्त अगर आप कोई प्रीमियम को इजाफा वगैरह पे कर रहे हैं, तो वो इसमें से हो जाती है। और बोनस इशू जो है वो भी हम इसमें से दे रहे होते हैं। तो दिस इज़ द फेमस थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि अगर हमने शेयर प्रीमियम में से एक्सपेंसेस चार्ज करने हो तो कौन कौन से किस किस तरह के एक्सपेंसेस जो हैं वो हम इसमें से चार्ज कर सकते हैं। इज डैट क्लियर? इसको रीड, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने भूलना नहीं है, बिकॉज आपको पेपर में थ्योरी आनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो ये 4 बुलेट्स जो है ये आपको याद रहनी चाहिए। रेवेन्यू रिजर्व्स वो जिसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व वगैरह ये हमने देख ली है। रिटेन अर्निंग का मैंने आपको भी टी अकाउंट बना के सिखा दिया कि टी अकाउंट क्या होता है। जनरल रिजर्व फ्यूचर लॉस वगैरह को रखने के लिए हमने किए होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारी नॉन ओनर बेस्ड ट्रांजेक्शन जो है वो कहला रही होती है। अब मैं कुछ सवाल वगैरह आपसे सॉल्व करवाता हूँ, इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, हम एक अपना पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं क्या है कैसे है और किस तरह से हम इन चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं, हमने इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है, क्या है कैसे है किस तरह से है वो हमने यहाँ पे देखना है। कहता जी अदील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। मैंने को पहले कहा था कि जहाँ पे भी रुपीज़ का वर्ड आ जाएगा ये बैलेंस को शो कर रहा है। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल है 100 रुपये का एक शेयर है। दिस वन इज़ नोन एज फेस वैल्यू, दिस वन इज़ नोन एज पार वैल्यू, ये हमें शो हो रही है। टोटल कितना है 600 मिलियन। रिटेन अर्निंग कितनी है 15 मिलियन की। कहता है जी ऑन 16 अप्रैल 2023 AL मेड अ 20% राइट इशू एट पार वैल्यू, कि जो पार वैल्यू है उसके ऊपर ही उसने क्या कर दिया, राइट इशू कर दिया। इशू कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन की ऑल्सो इनकर हुई है। तो हमने क्या करनी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखिए उसने कहा है 20% शेयर इशू किए हैं। अब ये जो परसेंटेजेस होती है ना, ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करती हैं। इस तरह के सवाल ना सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला याद कर लें, समझ लें, वो है जी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, अब आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल है 600, पार वैल्यू है 100 की। शेयर्स कितने इशू किए हैं आपने 6 मिलियन, ऐसे ही है ना। अगर मैं इसको मिलियंस में लिखूं तो टोटल शेयर्स कितने इशू किए हैं 6 मिलियन इशू किए हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? बिकॉज मुझे आपको यही चीज़ समझानी है कि ये वर्किंग हमने कैसे निकालनी होती है। अगर आपको ये वर्किंग समझ आ जाएंगी आपका ये टॉपिक जो है वो डन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डन एंड डस्टेड आप कह सकते हैं। इवन इसको बाद में रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है। अब हमने क्या किया है, हमने 20% शेयर इशू किए हैं। तो इस नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे पास, इसका 20% लें, क्या आता है जवाब 1.2। इसका मतलब है हमने 1.2 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं। ये किसको शो कर रहा है, ये हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ शेयर्स को, कि हमने 1.2 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं। अब एंट्री हमने पास करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा जी बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने शेयर्स हैं जी 1.2 मिलियन, एक शेयर कितने का है 100 का है। तो टोटल कितने से डेबिट हो जाएगा 120 मिलियन से डेबिट हो जाएगा।
देखिए शेयर कैपिटल मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये हमेशा फेस वैल्यू से ही होता है तो ये आ जाएगा जी 1.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितने पे आ जाएगा, ये 120 मिलियन के ऊपर आ रहा होगा। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ये चार्ज हो जाएगी हमारी, क्या बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा और ये रिटेन्ड अर्निंग जो है ये हमारी डेबिट हो रही होगी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, कहता है जी अकील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। साल के शुरू में ये इसके बैलेंसेस हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये है, शेयर प्रीमियम ये है, रिटेन्ड अर्निंग ये है। ऑन 1 अगस्त 2023 एएल मेड अ राइट इशू किया है 144 शेयर्स। अब ये 144 शेयर्स को इस स्टेटमेंट को समझना है कि जिस बंदे के पास 4 शेयर्स थे उसको हमने क्या दे दिया है, 1 शेयर दे दिया। अगर आप इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और किस कीमत के ऊपर दिया है आपने, 150 रुपये के ऊपर क्या किया है आपने इसको इशू किया है। और इशू कॉस्ट आपकी इनकर हुई है 5 मिलियन। तो हमने क्या करनी है, हमने इसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। अब ये जो सवाल आता है ना, बच्चा कहता सर मुश्किल है, हो ही नहीं रहा ये वो, मैंने आपको कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं, मैंने आपको फिर जो है वो फॉर्मूला पे लेके जाना, शॉर्टकट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर लॉजिक पे लेके जाऊंगा। लिखें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल को डिवाइड करें आप अपनी फेस वैल्यू से तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, कि हमारे पास आज इस वक्त मौजूद शेयर्स कितने हैं। बिकॉज यही फॉर्मूला मैंने आपसे जाके इस्तेमाल करवाना है ईपीएस में। शेयर कैपिटल है हमारे पास देखो 600 मिलियन का ब्रो, हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है 100 की है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं 6 मिलियन के। अब इसके ऊपर आ गया ये परसेंटेज लगा दो, 144 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या जवाब आता है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हम इशू कर रहे हैं एज अ बोनस, एज अ क्या कहते हैं 1.5। तो 1.5 मिलियन दीज आर इशू शेयर, इतने शेयर जो हैं वो हम इशू कर रहे हैं। एंट्री पास करनी है। अब देखिए अब मेरी एंट्री पास करना जो है वो आसान हो गई है, प्रीमियम भी एग्जैक्ट आ जाएगा, बैंक भी एग्जैक्ट आ जाएगा, सब कुछ मेरे पास एग्जैक्ट आ जाएगा। अब चूंकि मैंने बैंक को करना है डेबिट, मुझे पता है मैंने कितने शेयर दिए, मैंने 1.5 शेयर दिए हैं, कितने का एक शेयर था, 150 का एक शेयर था। तो बताएं क्या जवाब आएगा, 1.5 इंटू 150 225, ये बैंक डेबिट हो गया। मुझे पता है कि शेयर कैपिटल हमेशा किससे होगा, क्रेडिट फेस वैल्यू से। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा, ये 150 से आ जाएगा। रिमेनिंग कहाँ जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट चली जाएगी बैलेंस करने, वो कहाँ जाएगी, शेयर प्रीमियम में जा रही होगी 75 रुपीज़ की। तो ये हम इसकी एंट्री इस तरह से पास कर रहे होंगे। और जो ये इशू कॉस्ट हुई है इनकर, इशू कॉस्ट की एंट्री अगर हम पास करना चाहें, अगर हमारे पास प्रीमियम हो तो प्रीमियम से चार्ज होगा। तो इसमें से शेयर प्रीमियम जो है वो 5 मिलियन से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमने पेमेंट अगर कर दी है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर पेमेंट नहीं की तो पेएबल आ जाएगा। तो ये हमारी इशू कॉस्ट की एंट्री पास हो रही होगी। खैर कहता है जी अरमा लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है और रिटेन अर्निंग यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब लॉस है, यहाँ पे लॉस चल रहा है। ऑन 11 दिसंबर 2023 एएल इशूड 3 लाख शेयर एट 90 रुपीज़ ईच। अब डिस्काउंट पे मतलब फेस वैल्यू से भी कम है, आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी। किससे, रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेके डिस्काउंट में इशू कर दी है। और इशू कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, 2 मिलियन की इशू कॉस्ट भी इनकर हुई है। हमने जर्नल एंट्री जो है इसकी पास करनी है। अब देखिए इस सवाल में मुझे एग्जैक्ट चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, तो जो मैंने यहाँ पे सारी वो कैलकुलेशन की थी फॉर्मूले वाली, वो मुझे करने की ज़रूरत अब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम करेंगे डेबिट, यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट। अब बैंक की बात करेंगे तो बैंक आ जाएगा हमारे पास, कितने शेयर्स हैं, हमने शेयर्स इशू किए हैं 3 लाख। इस शेयर्स की कितने रुपए किए हैं हमने, 90 रुपये के हिसाब से। तो बैंक डेबिट किससे होगा, 27 मिलियन से। 27 मिलियन से हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। देखें शेयर कैपिटल हमारा हमेशा क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से, तो 100 इंटू 3 लाख करेंगे तो मेरे पास जवाब आ जाएगा दैट इज़ 30 मिलियन। 30 मिलियन से यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट होगा, इसको हम शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज करेंगे। क्योंकि प्रीमियम मौजूद है तो ये हम किसको चार्ज कर देंगे, शेयर प्रीमियम को चार्ज कर रहे होंगे। और जो इशू कॉस्ट हमारी इनकर हुई है
ये भी हम किसको चार्ज करेंगे, ये शेयर प्रीमियम जो है इसको हम क्या करेंगे 2 मिलियन की यहाँ पे इशू कॉस्ट करेंगे, और बैंक जो है वो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मिलियन का आ रहा होगा। तो इस तरह से हम डिस्काउंट की एडजस्टमेंट जो है कर रहे होते हैं। कहते हैं जाजिब लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज एज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल जो है 600 का है, शेयर प्रीमियम 300 का है, रिटेन्ड अर्निंग 285 की है। ऑन 5 फरवरी 2023 दे मेड अ बोनस इशू वो 145 ऑलरेडी हेल्ड। ये बोनस इशू किया है और एज अ डिविडेंड नहीं दिया। अगर एज अ डिविडेंड दिया हो तो मैं रिटेन अर्निंग में जाऊंगा। अब इसको मैंने क्या करना है क्या नहीं करना वो देखते हैं। अब चूंकि यहाँ बोनस है तो मुझे फ्रैक्शन चाहिए, वही मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 600 मिलियन है, फेस वैल्यू मेरे पास 100 की है, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। मैंने 1/5 किया है तो क्या जवाब आएगा 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो मैंने एज अ बोनस के तौर के ऊपर दिए। मतलब बोनस की अगर बात करूं तो बोनस के लिए मैंने कितने शेयर्स इशू किए हैं 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। अब इसमें बैंक तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे क्रेडिट शेयर कैपिटल को 1.2 मिलियन इंटू फेस वैल्यू। तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा 1.2 इंटू 100 120 मेरे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल। बाकी किसको चार्ज करेंगे हम स्ट्रेट, क्योंकि ये ऐसा बोनस है प्रीमियम है तो हम किसको चार्ज कर देंगे शेयर प्रीमियम को चार्ज कर देंगे 120 को। तो हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। उसके बाद है जी लिमिटेड। अब ये वही प्रेफरेंस और नॉन प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात यहाँ पे हम लेके आएंगे। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स वाली जो है उसकी बात करते हैं। कहता जी जी लिमिटेड ZL हैज़ फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 600 मिलियन के हैं। इररिडीमेबल ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिडीमेबल होते तो ये लाइबिलिटी का पार्ट बनते, क्योंकि इररिडीमेबल है तो ये इक्विटी का पार्ट बनेंगे। 400 मिलियन का शेयर है और एक शेयर कितने का है 1000 रुपये का है। शेयर प्रीमियम कितना है 300 का है और रिटेन्ड अर्निंग कितनी है 285 की है। कहता है जी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनकी बात कर रहा है, एंटाइटल टू 20% कम्युलेटिव डिविडेंड इन एरियर्स, कि इनको कम्युलेटिव डिविडेंड मिलना है इन एरियर्स। हाउएवर नो डिविडेंड वाज पेड और पेड ड्यूरिंग द ईयर, हालांकि हमने कोई किसी किस्म का डिविडेंड जो है वो पे नहीं किया। जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी क्या नहीं होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब चूंकि जर्नल एंट्री है डिविडेंड के मुतालिक है तो वो हमेशा शेयर कैपिटल पे लगती है। किसे मिलेगी शेयर कैपिटल पे। तो मेरे पास शेयर कैपिटल है 400 का, रेट क्या है 12% है, तो कितना जवाब आएगा 48 आएगा ना। हाँ, तो हम करेंगे डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। क्योंकि ये डिविडेंड है, डिविडेंड चार्ज होगा हमारा रिटेन्ड अर्निंग में से, तो 48 मिलियन से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी। क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि कम्युलेटिव है, पेएबल तो आना ही आना है फिर भी, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिविडेंड पेएबल और ये कितने पे आ रहा होगा 48 मिलियन के ऊपर आ रहा होगा। इज दैट क्लियर। जो शेयर कैपिटल की अमाउंट है हमारे पास, हमने इसके ऊपर रेट लगा दिया कि मेरे पास 400 मिलियन का कैपिटल था, 48% का हमने इसके ऊपर रेट लगाया, 12% का हमने इसके ऊपर रेट लगाया, तो 48 मिलियन जो है वो मेरे पास आ गया, डिविडेंड मेरा पेएबल कंसिडर हो रहा है। ये वाला सवाल आप लोगों ने खुद करना है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने खुद करना है, बिकॉज जितने मैंने सवाल करवा दिए हैं अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ये वाला सवाल करवाता हूँ। जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 के 31 दिसंबर 2023 को जो हम ईयर एंड कर रहे हैं हमने उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। कहता है जी मारिया लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेज ऑन 1 जनवरी 2023। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल 600 मिलियन का है, प्रीमियम 300 मिलियन का है, रिटेन अर्निंग 285 मिलियन का है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज अवेलेबल। ओके, एक हमारे पास इंटरम कैश डिविडेंड है। इंटरम का मतलब है साल के मिड में। देखें, साल शुरू हुआ 1 जनवरी को, साल खत्म होगा 31 दिसंबर को, इसके मिड में दरमियान में डिक्लेयर हो रहा है, ये मेरे पास इंटरम कैश डिविडेंड है। दूसरा है मेरे पास फाइनल बोनस डिविडेंड जो इस साल के एंड के ऊपर है बट ये अगले साल जाएगा। यहाँ पे सवाल में पढ़ें, ये कैश की बात हो रही है, ये कैश मिलेगा, ये बोनस की बात हो रही है, ये बोनस शेयर मिलेगा, तो हमें देखना है यहाँ पे
हमारे पास ईयर एंड है 31 दिसंबर 2023, हमने इस साल की एंट्री करनी है, तो 31 दिसंबर 2022 को हमने 10% इंटरम डिविडेंड दिया, उस साल ही वो ट्रीट हो गया था, अब इस साल तो इसका ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होंगे। हाँ, पिछले साल 20% हमने फाइनल बोनस डिविडेंड दिया था, तो इस साल तो वो उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए, वो 22 का फाइनल 23 में ट्रीट होगा। फिर 23 में हमने क्या किया है, 12% कैश डिविडेंड दिया है और 15% क्या दिया हमने फाइनल बोनस डिविडेंड। जो फाइनल डिविडेंड 23 का है, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे जाके होगा, 2024 में होगा। उसका क्या डिक्लेयर जो है वो हम डिविडेंड करते हैं 17 अगस्त को इंटरम, और फाइनल डिविडेंड जो है 25 अप्रैल को हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ये सवाल है, इस सवाल को रीड करके मुझे बताएं समझ आती है, एक अच्छा सवाल है, हमने देखना है क्या है, कैसे है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। अब देखें, मैंने एंट्री करनी है पास इस साल 25 अप्रैल 2023 को, बिकॉज 2022 का फाइनल डिविडेंड इस साल सबसे पहले पे हो रहा है 25 अप्रैल 2023 को, उससे बता दिया। अब ये है बोनस डिविडेंड और 20% है, तो मुझे बोनस तो निकालना पड़ेगा। अब मुझे वापस उसी फॉर्मूला पे आना पड़ेगा जो मैं आपको तब का सिखा रहा हूँ या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो है जी हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, वो कितना हमारे पास मौजूद है, 600 मिलियन का। इसको डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से, तो मेरे पास आ जाएंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 6 मिलियन। इसका दिया है हमने 20% एज अ बोनस के तौर के ऊपर, कितने शेयर्स दिए हैं, 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो हमने एज अ बोनस के तौर के ऊपर दिए हैं। अब हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज होता है हमेशा फेस वैल्यू से 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, ये मेरे पास जवाब आ जाएगा 120 से। फिर मैंने यहाँ पे करना है किसको, शेयर प्रीमियम मौजूद है नहीं, यहाँ पे क्या है, अगर मैं प्रीमियम करूँगा गलत हो जाएगा, ये बोनस है, ये बोनस है और डिविडेंड है, तो हम प्रीमियम को चार्ज नहीं करेंगे बल्कि हम ये चार्ज कर देंगे किसको, जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स हैं उसको चार्ज करेंगे। कितना चला जाएगा, 120 जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा, ये हमारे पास हो गया, डन। अब गौर कीजिएगा हाजरीन और नाजरीन, मेरे पास इस बोनस से पहले शेयर्स थे 6 मिलियन, मैंने 1.2 मिलियन के मजीद शेयर्स दे दिए, तो अब मेरे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 7.2 मिलियन। 7.2 मिलियन मेरे पास टोटल शेयर्स हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो अब मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना बनता है, 720 मिलियन बनता है। बोनस इश्यू करने से पहले 6 मिलियन शेयर से 1.2 मिलियन एज आ बोनस शेयर के ऊपर दिए, टोटल मेरे पास शेयर्स कितने हो गए हैं, 7.2 मिलियन। एक शेयर 100 रुपये का है, तो अब मेरा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है, 720 मिलियन का है। अब मेरे पास ये है तारीख 17 अगस्त की, 17 अगस्त को मैंने इंटरम डिविडेंड जो है वो पे करना है, और डिविडेंड हमेशा लगता है एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के ऊपर। तो शेयर कैपिटल मेरे पास आ जाएगा, कितना मौजूद है, 720 मिलियन। इसका हमने देना है कितना, 12%, तो 720 मिलियन का 12% कितना आएगा, 86.4, 86 पॉइंट, सॉरी ये है कैश डिविडेंड, सॉरी कैपिटल नहीं आएगा, सॉरी माय बैड, कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने ये करना है, ये रिटेन्ड अर्निंग में से जाएगा, डिविडेंड है मेरे पास, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल 720 का था, 12% उसके ऊपर रेट है, ये आ जाएगा 86.4 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी। और अभी डिविडेंड पे है, अगर पेएबल है तो डिविडेंड पेएबल आ जाएगा, अगर पे कर दिया है तो बैंक आ जाएगा 86.4 से, तो ये हमारा डेबिट हो रहा होगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया है। उसके बाद एक छोटा सा एंट्रीज देख लें, ये एंट्रीज ही सिर्फ आपने याद रखनी है, डैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स, कि अगर हम रिजर्व्स का ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी और किस तरह से होंगी वो हमने देखनी है। पहले हम करेंगे जी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारी हो रही होगी डेबिट, और हमारे पास जो जनरल रिजर्व हैं वो हमारे क्या हो रहे होते, क्रेडिट हो रहे होंगे। ये आ गई थी पहली एंट्री। दूसरी हमारे पास आ रही होगी ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन।
इसकी एंट्री क्या पास होगी, रिटेन्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो डेबिट होगा, और रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारे पास क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। आपने ये एंट्री याद रखनी है। और तीसरी है जी ट्रांसफ़र ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन डिस्पोजल, कि जब एसेट बिक जाए तो उसमें भी हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस जितना भी होगा वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और रिटेन अर्निंग जो है वो हमारी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। तो ये 3 एंट्रीज़ हैं। ये जैसे ट्रांसफ़र से केसेस हैं, ये हमने क्या करना है, याद रखने हैं कि ये इस तरह से हो रहा होगा और ये इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ये सवाल ज़रा लिमिट वाला हमने भी कर लिया है। अब इसके फॉर्मेट की बात करें तो जितनी हमने डिस्कशन की है ना, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं तो हमने ये फॉर्मेट में बनानी है। अब ये सारी वर्किंग मैंने आपको सिखा दी है, कैसे है कैसे नहीं है, अमाउंट्स कैसे आनी है, अमाउंट्स कैलकुलेट कैसे होनी है, वो सारा मैंने आपको बता दी है। तो आपके पास जो भी सवाल में गिवन होगा, कैपिटल गिवन है, कैपिटल ले लिया, प्रीमियम गिवन है, प्रीमियम ले लिया, रिटेन अर्निंग है, सरप्लस है, और टोटल का कॉलम लास्ट में बनाना है। अब जिस कंपनी के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं एबीसी लिमिटेड, उसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगी, जो ईयर एंड बनता है हम उसके मुताबिक लेके चल रहे होंगे। जो ओपनिंग बैलेंस होगा हम वो यहाँ पे तमाम बैलेंसेस का ओपनिंग बैलेंस जो अभी हम सीख के आए हैं वो यहाँ लिख लेंगे। जो प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाएंगे वो रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे, जो डिविडेंड है वो लेस करवा देंगे। कोई सरप्लस वगैरह हमारे पास साल में सरप्लस वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा। अगर सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे लेस करवाएंगे, यहाँ पे हम ऐड कर रहे होंगे। और कोई बोनस इशू किया है, शेयर कैपिटल हमारे पास इंक्रीज़ होगा, प्रीमियम कम होगा। राइट इशू किया है, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा होगा। तो सारी मूवमेंट है, एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रहा होगा। तो बेसिकली हमने ये स्टेटमेंट जो है वो बनाना सीखनी है। इसकी लॉजिकल डिस्कशन जो है वो मैंने सारी आपको करवा दी है। ऐसा एग्जाम्पल करते हैं, कहता है द इक्विटी ऑफ एसएमएस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज़ एज फॉलो, और हमने बनानी है 31 दिसंबर 2019 की बनानी है। तो टोटल इक्विटी जो है साल के शुरू में उसने बता दी है। शेयर कैपिटल जो है वो 3000 मिलियन का है, प्रीमियम 1900 मिलियन का, रिटेन अर्निंग 4500 मिलियन की है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 400 का है, डिविडेंड डिक्लेयर और पेड जो है वो 300 का है। इक्विटी जो साल के एंड के ऊपर है वो 9500 की है। कंपनी ने बोनस इशू किया है 2:1 का, मतलब जिसके पास एक शेयर था कंपनी ने उसको 2 शेयर्स जो हैं वो क्या कर दिए हैं, बोनस में दे दिए हैं। इसका मतलब कंपनी ने डबल शेयर्स दिए हैं। जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको कंपनी ने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो ये 3 में मतलब उसने क्या किया, 2/1 है, हम 2/1 करेंगे तो गालिबन उससे 6000 न्यू शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। इसे हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सिंपल आप क्या करेंगे, आप इसको जाके अपने फॉर्मेट में प्लेस करेंगे, आपके पास जो है वो जवाब इसका आ जाएगा। अब मैं इसको प्रॉपर नहीं करवा रहा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास शेयर प्रीमियम, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग, और यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते होते हैं फाइनल में टोटल का। ये जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, जो मैं ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहा होता हूँ वो मेरे पास आ जाएगा 3000 है, 1900 है और 4500 है। ये आ जाएगा जी 3000 मिलियन का, ये आ जाएगा 1900 मिलियन का, ये आ जाएगा मेरे पास 4500 मिलियन का। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ 3000, 1900, 4500, 9400 बनता है। तो 9400 का मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें टोटल आ रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 400 का है, तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो ऐड कर देंगे। अब मैंने आपको टी अकाउंट बताया है कि प्रॉफिट कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने कहा है डिविडेंड 300 का है, तो डिविडेंड भी कहाँ पे जाना है, हमारा रिटेन अर्निंग में जाना है 300 का, तो वो 300 हम यहाँ से लेस करवा देंगे, ये भी हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है कंपनी ने बोनस दिया है 2:1, मतलब कंपनी के पास पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, 3000 का शेयर कैपिटल था, 10 रुपये का एक था, तो कंपनी के पास टोटल शेयर जो है वो 300 थे। अब उसने 2/1 कर दिया है, उसने न्यू कितने शेयर्स दे दिए हैं, 600 शेयर्स मज़ीद दे दिए हैं। 10 के हिसाब से करें तो 6000, तो 6000 उसने एज आ बोनस शेयर्स के तौर के ऊपर क्या किए हैं, उसने जो है ये हमें प्रोवाइड कर दिए हैं 6000 शेयर्स। तो हम यहाँ पे बोनस लिख देंगे। बोनस में हमारे पास जो शेयर कैपिटल आया है वो कितना आया, 6000 शेयर्स का। अब ये पहले चार्ज हो जाएगा शेयर प्रीमियम को, हमारे पास प्रीमियम 1900 का है, हम वहाँ से उड़ा देंगे। बाकी मेरे पास जो प्रीमियम बच रहा है 4100 का,
हम इसको वहाँ से भी लेस करवा देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब मेरे पास ये बनेगा टोटल 6 और 3 9,000। ये प्रीमियम मेरे पास ख़त्म हो गया। 4500 में से 400 ऐड किए 49 बना। 49 में से 300 गया 46 गया। 46 में से 4100 गया, तो ये मेरे पास 500 बना। इसको अगर मैं जमा करूँगा तो ये 9500 बनेगा। 9400 प्लस 400 9800 माइनस 300 आंसर इज़ 95। तो ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बन रही होती है।